हम लोग आज बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे जिसमें हमारा मानव जनन है, ये जो कि हमारा क्लास 4 है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे और कम शब्दों में बहुत अच्छी नोट्स आपको तैयार करके मिल रही है, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन से हमारा तात्पर्य है कि जिसके द्वारा जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, वह प्रक्रिया जनन कहलाती है। मानव प्रजनन यौन प्रजनन है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव संतान पैदा करने के लिए मानव निषेचन होता है। इसमें आमतौर पर यौन रूप में पूर्णतः विकसित मानव पुरुष और महिला के बीच संभोग शामिल होता है। संभोग के दौरान पुरुष और महिला प्रजनन प्रणाली के मिलन के परिणाम स्वरूप शुक्राणु द्वारा डिंब का निषेचन एक युग्मनज बनाने के लिए होता है, जबकि सामान्य कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े होते हैं। युग्मक कोशिकाओं में केवल 23 एकल गुणसूत्र होते हैं और वह तब होता है जब ये दोनों कोशिकाएं एक युग्मनज कोशिकाओं में विलीन हो जाती हैं, जो आनुवंशिक पुनर्योजन होता है और तथा नए युग्मज में प्रत्येक माता पिता से 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें इससे 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े मिलते हैं। मानव जनन तंत्र, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। मानव जनन तंत्र में जनन से संबंधित सभी क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को जनन अंग कहा जाता है। कार्य के आधार पर जनन अंग को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्राथमिक लैंगिक जनन। प्राथमिक लैंगिक जनन, मानव में प्राथमिक लैंगिक अंगों को जनन कहा जाता है। नर में वृषण पाया जाता है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। मादा में जनद अंडाशय होते हैं, जिसमें अंडाणुओं या अंडों का निर्माण होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है द्वितीय लैंगिक जनन। द्वितीय लैंगिक जनन को सहायक लैंगिक जनन भी कहते हैं। यह अंग प्राथमिक लैंगिक अंग की भांति न ही युग्मज बनाते हैं और न ही हार्मोन्स का स्राव करते हैं, बल्कि यह जनन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद हमारा है जनन नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को निम्नलिखित भागों में अंगों में विभक्त करते हैं यानी बांटते हैं। पहला है इसमें हमारा वृषण कोश, दूसरा है एक जोड़ी वृषण, तीसरा है मूत्र मार्ग, चौथा है एक जोड़ी अभिवृषण, पांचवा है सहायक जनन ग्रंथियां। इसमें हमारा है वृषण कोश, हम लोग पढ़ते हैं। वृषण कोश त्वचा का बना होता है। अंडकोश पुरुष के नीचे एक थैली होती है, इसे स्ट्रोटस कहा जाता है। इस थैली की त्वचा ढीली होती है, जो गर्मियों में अधिक बढ़कर लटक जाती है तथा सर्दियों में सिकुड़कर छोटी हो जाती है। इसके अंदर वृषण होते हैं। इनका मुख्य कार्य शुक्राणुओं और पुरुष उत्तेजित द्रव को बनाना होता है। वे पुरुषों को आग के सामने कार्य करते हैं, अधिक गर्म पानी में नहाते हैं या कच्छा को अधिक कसकर पहनते हैं। उनके अंडकोश में शुक्राणु कम मात्रा में या नहीं बनते हैं। अंडकोश की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसमें रक्त का संचार बहुत अधिक होता है। दोनों तरफ के अंडकोश एक नलिका के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको वास डिफरेंसेस कहते हैं, तथा दूसरी तरफ से अन्य ग्रंथियों से जुड़े होते हैं, जिनको सेमिनाल वेसिकल कहते हैं। इसमें हमारा है वृषण। 2 पॉइंट, वृषण हम उसे कहते हैं जो नर में लगभग 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर मोटी तथा 20 से 25 ग्राम भार वाली गुलाबी रंग के 2 अंडाकार वृषण होते हैं। शेष अवस्था में वृषण उदर गुहा के अंदर के पास स्थित होते हैं, अथवा इसको हम लोग नेक्स्ट परिभाषा इसके पढ़ते हैं। वृषण 2 ग्रंथ अंग हैं जो वीर्य का स्राव करते हैं, स्राव मतलब निकालते हैं, जो शुक्राणु डोरियों द्वारा अंडकोश में निलंबित रहता है। स्तनधारियों में वृषण शरीर के बाहर स्थित होते हैं, क्योंकि स्तनधारियों में शुक्राणु जनन शरीर के मुख्यतः तापमान पुरुषों के लिए 27 डिग्री सेल्सियस में कुछ कम तापमान पर अधिक कुशल होता है। अंडकोश वृषण पुरुष के प्रजनन अंग का हिस्सा है। एक पुरुष के पास 2 अंडकोश होते हैं। प्रत्येक अंडकोश अंडे के आकार का होता है और लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अंडकोश त्वचा
की एक थैली से ढके होते हैं जिसे अंडकोश कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं वृषण के बाह्य आवरण। वृषण एक मोटे त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर का वृषण संपुट से ढका रहता है जिसे ट्यूनिकी कहते हैं। ये 3 प्रकार की होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है यौन आवरण, यौनिक आवरण। वृषण के बाह्य पतले आवरण को यौनिक आवरण कहते हैं। या वृषण के चारों ओर स्थित न होकर अधूरा होता है। दूसरा है श्वेत आवरण। यौनिक आकार के नीचे सघन हेतु तंतुओं से बने संयोजी ऊतक का मोटा स्तर होता है जिससे श्वेत अंकुच या श्वेत आवरण कहते हैं। यह पूरे वृषण पर फैला रहता है। तीसरा है संवाहिनी ऊतक। यह सबसे भीतरी महीन कोशिकाओं व संयोजी ऊतकों का जाल होता है। भीतरी मोटे आवरण श्वेत अंकुच तथा बाहरी पतले आवरण ट्यूनिक स्तर के मध्य देहगुही द्रव्य भरा रहता है जो वृषण को बाहरी आघातों से बचाता है। इसमें हमारा बी है हमारा वृषण पिंड या वृषण पालिका। वृषण पालिका वे सघन संरचनाएं होती हैं मानव पुरुष के वृषण में पाई जाती हैं। यह संरचनाएं ग्रंथियां जैसी होती हैं। ये पतली अत्यधिक बारीक नलिकाओं का जाल होता है। इनका मुख्य कार्य शुक्राणु उत्पादन कार्य में सहयोग प्रदान करना है। नोट हम लोग पढ़ते हैं कुछ ध्यान देने योग्य बातें इससे संबंधित। इसमें पहला हमारा पॉइंट है अंडकोश। वृषण पुरुषों के प्रजनन अंग का हिस्सा है। एक पुरुष के पास 2 अंडकोश होते हैं। प्रत्येक अंडकोश अंडे के आकार का होता है और लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अंडकोश त्वचा की एक थैली से ढके होते हैं जिसे अंडकोश कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अंडकोश जिन्हें कभी बाल की भी कहा जाता है। अंडकोश में स्थित पुरुष प्रजनन अंग है। वे शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं जो उत्तेजना और दर्द के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। लोगों में आमतौर पर 2 अंडकोश होते हैं। आपको वृषण और अंडकोश में सूजन दर्द और सूजन हो सकती है जो किसी स्वस्थ अवस्था का संकेत हो सकता है। तीसरा है समान आकार का अंतर लगभग तथा आधा चम्मच के आकार का होता है और आमतौर पर दायां अंडकोश बाएं अंडकोश से बड़ा होता है। यदि एक अंडकोश दूसरे से बड़ा होता है तो आप अपने अगले चेकअप में अपने डॉक्टर से इसके बारे में पूछ सकते हैं। चौथा है हमारा अंडकोश। किसी अंडकोश जिसे अंडकोश भी कहते हैं त्वचा की एक थैली होती है जो अपने लिंग के नीचे लटकती है। आपका अंडकोश आपके अंडकोश को पकड़ता है और उन्हें सही तापमान पर रखता है। अगर यह बहुत ठंडा है तो आपका अंडकोश आपके अंडकोश को आपके शरीर के करीब खींचता है। अगर यह बहुत गर्म है तो आपके अंडकोश आपके शरीर से दूर लटक जाते हैं। पांचवा पॉइंट है वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणु का उत्पादन और भंडारण करना है। यह टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन नामक अन्य पुरुष हार्मोन्स बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। वृषण को अपना अंडाकार आकार लोब्यूल नामक त्वचा ऊतकों से मिलता है। हम लोग पढ़ते हैं अभिवृषण। अभिवृषण लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी नलिका से बना होता है जो अति कुंडलित होकर वृषण के पश्च भाग यानी पीछे भाग पर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी व अल्प विराम के आकार की संरचना का निर्माण करती है। अभिवृषण में इस नलिका के कुंडल एक संयोजी ऊतक द्वारा आपस में चिपके रहते हैं। इसको निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया जाता है यानी बांटा जाता है। पहला है शीर्ष भाग या केपट एपेंडिस। यह सबसे मोटा तथा वृषण के ऊपरी भाग पर स्थित होता है। अपवाहन नलिकाएं इसे भाग में खुलती हैं। दूसरा है अधिवृषण काय। यह पतला व चपटा होता है जो कि वृषण के पश्च भाग पर तक फैला होता है। तीसरा है पश्च भाग पीछे भाग। यह पतला तथा वृषण के निचले भाग पर स्थित होता है। हम लोग पढ़ते हैं अब अभिवृषण के कार्य। अभिवृषण के निम्नलिखित कार्य होते हैं जो निम्नलिखित हैं।
पहला है शुक्राणुओं की मात्रा को नियंत्रित करता है, दूसरा है शुक्राणुओं को निषेचन के लिए तैयार करता है, तीसरा है शुक्राणुओं की गतिशीलता को बेहतर बनाता है, चौथा है स्थलन के समय शुक्राणुओं को बाहर निकालता है, पांचवा है शुक्राणुओं की अंतिम परिपक्वता। शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक अधिवेशन के पद से भाग से एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहिनियां कहते हैं। यह शुक्रवाहिनियां वृषण के से चलकर अधिवृषण में खुलती हैं जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर यानी पीछे सतह पर स्थित होती हैं। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती हैं और मूत्राशय के ऊपर की ओर पर लूप बनाते हैं। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनियां आती हैं और मूत्रमार्ग में स्वच्छकरणीय वाहिनियों के रूप में खुलते हैं। लोग पढ़ते हैं मूत्रमार्ग, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। मूत्रमार्ग से प्रारंभ होकर मूत्रमार्ग स्खलन वाहिनियों के साथ संयुक्त होकर सिस यानी पेनिस के स्थिर पर मूत्रजनन छिद्र के बाहर आता है, जिसके मूत्रजनन छिद्र का निर्माण होता है, जिसमें से होकर मूत्र तथा वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। इस पर दो संकुचन स्थित होता है जो निम्नलिखित है। पहला आंतरिक संकुचन, यह मूत्रमार्ग के आधार पर स्थित होता है। दूसरा है बाहरी संकुचन, यह एक झिल्ली मूत्रमार्ग के चारों ओर स्थित होता है। मूत्रमार्ग के 3 भागों में बांटा जाता है, प्रोस्टेट मूत्रमार्ग, झिल्ली मूत्रमार्ग, संपंजी मूत्रमार्ग, पढ़ते हैं पेनिस। स्तनधारी जीवों में प्रजनन हेतु एक अवेशी अंग है, साथ ही यह मूत्र निष्कासित हेतु बाहरी अंग के रूप में भी कार्य करता है। लिंग स्तनियों और सरीसृपों में पाया जाता है। लिंग की जड़ को शुरू होने वाला ऊतक लिंग के शरीर से होते हुए उसके सिरे तक पहुंचता है। लिंग के शरीर के बाहर जघन चाप में लटका रहता है। लिंग के सिरे पर मशरूम जैसी संरचना होती है जिसे लिंग या मूत्रमार्ग कहा जाता है। लिंग की जड़ से शुरू होने वाला ऊतक लिंग के शरीर के से होते हुए उसके सिरे तक फैलता है। लिंग शरीर को 2 हिस्सों में बटा होता है, शरीर या शाफ्ट और ग्लास या सिर। लिंग की जड़ ब्लूसेंस ग्रंथियों के ठीक नीचे होती है। लिंग की जड़ से शुरू होने वाला ऊतक लिंग के शरीर से होते हुए उसके सिरे तक फैलता है। लिंग के सिरे पर मशरूम जैसी संरचना होती है जिसे लिंग या मूत्रमार्ग कहा जाता है। लिंग की त्वचा में कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सहायक जनन ग्रंथियां। नर जनन ग्रंथ अंगों में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जनन क्रिया में सहायक होती हैं। इसमें पहला है शुक्राशय निर्माण। प्रत्येक शुक्राशय मूत्रमार्ग के पीछे भाग में स्थित लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थालीनुमा संरचना होती है जिसमें शुक्राणु का संचयन नहीं होता है, अपितु यह पीले, क्षारीय या चिपचिपे द्रव का स्रावण करती हैं जो वीर्य का लगभग 70 से 80% भाग बनाता है। प्रोस्टेट ग्रंथियां। प्रोस्टेट एक छोटी ग्रंथि है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। इसका आकार और चाप अखरोट के समान माना जाता है। यह आपके मूत्रमार्ग के नीचे और आपके मलाशय के सामने स्थित होता है। यह मूत्रमार्ग के एक हिस्से को घेरता है जो आपके लिंग में मौजूद एक नली है जो आपके मूत्रमार्ग से पेशाब को बाहर निकालती है। दूसरा मध्य सीमन यानी वीर्य, तरल पदार्थ जो पुरुष प्रजनन पथ में से उत्तेजित होता है और जिसमें होता है शुक्राणु कोशिकाएं जो मादा के अंडों को निषेचित करने में सक्षम होते हैं। वीर्य में तरल पदार्थ भी होते हैं जो मिलकर बनाते हैं सेनिमल प्लाज्मा जो शुक्राणु कोशिकाओं को व्यवहार बनाए रखने में मदद करता है। नर में यौनारंभ, किसी भी प्राणी के जनन करने के योग्य हो जाने इसको यौनारंभ कहते हैं। इसकी आयु पुरुषों में 14 से 16 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में पुरुषों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं जिन्हें द्वितीयक लैंगिक जनन लक्षण कहते हैं। नर के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण यौनारंभ। यौनावस्था के साथ ही लड़कों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला है इसमें हमारा चेहरे व शरीर पर बाल उग जाते हैं। दूसरा है स्वर भारी हो जाता है यानी आवाज बाहर हो जाती है। तीसरा है वृषण कोष तथा शिश्न के आकार
में वृद्धि होती है, सिस पेनिस। उसका चौथा है शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। पांचवा है अस्थियां एवं पेशियां मजबूत तथा कंधे चौड़े हो जाते हैं और शरीर की लंबाई बढ़ने लगती है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यौनावस्था के साथ ही लड़कों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला, चेहरे व शरीर पर बाल उग जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा स्वर भारी हो जाता है। वृषणकोश तथा सिस पेनिस के आकार में वृद्धि हो जाती है। चौथा है हमारा शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। पांचवा है अस्थियां व पेशियां मजबूत तथा कंधे चौड़े हो जाते हैं और शरीर की लंबाई बढ़ने लगती है। अंडाशय हम लोग पढ़ते हैं। अंडाशय आपके गर्भाशय के दोनों ओर स्थित छोटी अंडा आकार की ग्रंथियां होती हैं। वह आपके अंडों का उत्पादन और भंडारण करते हैं और ऐसे हार्मोन बनाते हैं जो आपके मासिक चक्र और गर्भावस्था को नियंत्रित करते हैं। आपके अंडाशय मासिक धर्म और गर्भधान दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये निषेचन के लिए अंडों का उत्पादन करते हैं और एस्ट्रोजन और प्रोटोजन हार्मोन बनाते हैं। अंडाशय आपके मासिक चक्र के मध्य में 28 दिन के चक्र के लगभग 14वें दिन एक अंडा जारी करता है, जिसे ओस्सिलोजन कहा जाता है। हम लोग पढ़ते हैं मध्य में यौनारंभ यानी मादा में यौनारंभ। मानव में यौनारंभ वयात संधि शारीरिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कालक्रम में बच्चों से बढ़कर प्रजनन में समर्थ जवान बन जाता है। यौनारंभ की शुरुआत हार्मोन्स के बनने से होती है। स्त्री के द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण। यौनारंभ के समय लड़कियों को निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला है बाह्य जननांगों तथा स्तनों का विकास प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है अंडोत्सर्ज तथा मासिक धर्म या आर्तो चक्र प्रारंभ हो जाता है। तीसरा है श्रेणी मेखला तथा नितंब चौड़े हो जाते हैं। चौथा है स्वर मधुर व तीव्र हो जाता है। बगल जननांगों आदि के आसपास बाल उग जाते हैं। अंडाणु की संरचना कुछ प्रकार है जो निम्नलिखित है। पहला, मादा का अंडाणु 0.1 मिमी व्यास का होता है। दूसरा पॉइंट है अंडाणु गोलाकार होता है और इसमें कोशिका द्रव भरपूर मात्रा में होता है। तीसरा है अंडाणुओं में एक अगुणित केंद्रक होता है जो कोशिका द्रव के बीच में होता है। चौथा है अंडाणु के मध्य में अगुणित केंद्रक होता है जो द्रव संचित करके थोड़ा फूल जाता है। पांचवा पॉइंट है अंडाणु में एक अगुणित केंद्रक होता है जो कोशिका द्रव के बीच में होता है। उसके बाद में ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे।